नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया के साथ इस समय संजीव प्रकाश जी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयोग का जो सेल है उसके आप उपाध्यक्ष इस बार रहे हैं। तो सबसे पहले हम संजीव प्रकाश जी से ये कहेंगे कि सर, ये भाजपा की तरफ से जो चुनाव आयोग का ये सेल बनाया जाता है, इसका क्या काम है, क्या करता है? नमस्कार। सबसे पहले आप नारद मीडिया और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, चुनाव आयोग सेल का काम है कि जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उस ज़िले के जितनी भी विधानसभाएं हैं हम और पार्टी जिन जिन पर लड़ती हैं, तो उससे संबंधित जितने भी काम हैं, प्रशासन से जुड़ी हुई, पार्टी से जुड़ी हुई, एक समन्वय का काम ये चुनाव आयोग सेल करता है। प्रशासन में जो फैसले लिए जाते हैं और पार्टी तक पहुंचाना होता है तो चुनाव आयोग सेल के माध्यम से वहां तक जाता है, और फिर चुनाव आयोग और हमारी पार्टी का जो अपनी बातें रहती है वो फिर चुनाव आयोग सेल के माध्यम से हम प्रशासन तक पहुंचाते हैं। जो हमारी तैयारियां होती हैं चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद, जैसे ईवीएम का या उससे माने सीयू, बीयू और वीवीपैट जो हम कहते हैं, तीनों को मिला के जो ईवीएम कहते हैं, तो इनकी तैयारियां, इनके एफएलसी के कार्य को देखना, इनके जो फिर हमारे नॉमिनेशन होने के बाद जो है उनके ईवीएम का जो एक रेमेंडाइजेशन करके एक बंटवारा होता है विधानसभा वाइज, तो उसको देखना कि सही ढंग से हुआ है नहीं हुआ, और फिर उस प्रतिलिपि को लेकर के अपने प्रत्याशियों तक पहुंचाना। फिर बाद में जब प्रत्याशी फाइनल हो जाते हैं और उनके नाम को भर दिया जाता है, उसके बाद बूथ वाइज तक पहुंचाया जाता है। जैसे सिवान में जो ईवीएम है वो इस बार ऐसा कहा गया प्रशासन की तरफ से कि ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आए थे। जी। तो इसको अब रखने के लिए चुनाव आयोग ने सिवान में एक अलग से अपना भवन बनाया है जो सिवान सदर के भंटा पोखर में है। तो जब अधिसूचना जारी होती है उसके पहले से ही चुनाव आयोग जो सेल है और ये सब का काम शुरू हो जाता है, तो उसमें वहाँ पर क्या काम शुरू होता है? जी देखिए, सबसे पहले तो है कि जैसे मान लीजिए हमारा 8 विधानसभा क्षेत्र है सिवान में, और टोटल यहाँ 3573 या 71 टोटल बूथ थे। पहले 2422 बूथ थे। तो ईवीएम कोई ऐसा नहीं है कि एक ज़िले का उतना जितना ज़रूरत है उतना रखा हुआ है प्लस माइनस करके, माने कुछ बढ़ा करके, ऐसा होता नहीं है। होता है कि जैसे यहाँ चुनाव ख़त्म हो गया, अगर बिहार में चुनाव ख़त्म हो गया और यूपी में चुनाव है, जैसे मान लीजिए 22 में चुनाव है और अपने यहाँ 20 में ख़त्म हो गया, तो अभी हो सकता है कि 22 तक हमारा रखा हो, या 21 में बंगाल में चुनाव है तो हो सकता है कि बंगाल में घटे तब यहाँ से वहाँ भेजा जाएगा। जैसे आपने कहा कि ये होता क्या है करके, अब जैसे इस बार के चुनाव में हमारे यहाँ तेलंगाना से आया, यूपी से आया, यूपी के कई शहरों से आया, उत्तरांचल से आया, तो लाने के बाद अब निश्चित रूप से जो वो ईवीएम आ रहा है तो उस पर वहाँ के प्रत्याशी का नाम रहता है। तो सबसे पहले तो उसको इरेज किया जाता है। तो इरेज 2 प्रकार से होता है। एक तो आप पेपर सटा होता है तो उसको जो लेबर हमारे होते हैं वो इरेज कर देते हैं, और दूसरा जो बैलेट पेपर बनता है उसमें वो हमारे टेक्निकल माने इंजीनियर का काम होता है। तो बेल के इंजीनियर आते हैं, यहाँ भी एक टीम आई थी और उसको हम एफएलसी वर्क कहते हैं। तो उसको टोटल वो लोग इरेज करते हैं मशीन के अंदर, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है। तो ये 2 भागों में हो जाता है कि ये बड़े सुरक्षा के तहत होता है, उसमें कोई अलग से व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है, काफ़ी सुरक्षा के घेरे में होता है। जी, इसमें 2-3 चरण होता है, 3 चरण होता है आपको मैंने सुरक्षा घेरा का अगर कहिए तो। पहले तो आप जो भी व्यक्ति जाना है उनके पास होते हैं, उनको पास दिया जाता है और वही व्यक्ति वहाँ आ जा सकते हैं। और सीसीटीवी लगा होता है, प्रहरी होते हैं, गार्ड्स होते हैं, समय समय पर उनकी चेकिंग होती है। हर समय सीसीटीवी के अलावा भी कैमरा मैन होता है जो सारे प्रक्रिया का जो है वो अपना वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते रहता है, और उसमें हमारे वेल के इंजीनियर ये सारा काम करते हैं। और जब ओके हो जाता है
माने उसमें इरेज कर दिया जाता है, उसको एकदम क्लीन कर दिया जाता है, अब उसमें कुछ होता नहीं है। तो अब उसको फिर से सुरक्षित लॉक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, स्ट्रॉन्ग रूम में सील कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो अभी चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसके अनुरूप आपको राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी जो हैं वो तो रहेंगे ही, वहाँ के जो नोडल अफसर होते हैं और अन्य अधिकारी होते हैं, उनकी उपस्थिति में ही सील करना है और सील खोलना है। बिना इनकी उपस्थिति का आपको ये काम करना ही नहीं है। फिर आपको जब नॉमिनेशन होना शुरू हो जाता है और लोग अपना स्क्रूटनी के बाद जो नाम बचते हैं, जो प्रत्याशी मैदान में रह जाते हैं, और जो मान लीजिए राजनीतिक मान्यता प्राप्त राज्य दल हों या राष्ट्रीय दल हों, उनके तो उनका तो सिंबल है, हस्ताक्षर भी होता है, वो तो होता ही है, वो तो बाद की प्रतिक्रिया है, लेकिन प्रक्रिया है वो। लेकिन जो उनको सिंबल अलॉट हो जाते हैं, जैसे निर्दलीय हैं उनको सिंबल अलॉट हो गया, तो जब अलॉट हो जाता है उसके बाद फिर बेल के हमारे इंजीनियर वो उसके बैलेट पेपर बनाते हैं और उसके अनुसार डालते हैं। अगर 16 एक रहा तो एक वहाँ पर जो है CU लगता है, कंट्रोल यूनिट, BU लगता है, बैलेट यूनिट। अब अगर 16 से ज़्यादा हो गए तो 2 लगेगा, है ना। वीवीपैट तो वही रहता है, CU एक ही रहता है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया होता है। उसके बाद जो राजनीतिक दल के वहाँ प्रतिनिधि होते हैं, जब ओके हो जाता है मशीन, यानी इरेज हो गया, एकदम कंप्लीट हो गया कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उस पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, एक रिबन उस पर लगाया जाता है चुनाव आयोग का और उसको सील किया जाता है, और उस पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सिग्नेचर होते हैं और सरकारी अधिकारियों के सिग्नेचर होते हैं। और ऐसे करके तब उसको बूथ वाइज वितरित किया जाता है। बूथ वाइज तब वितरित किया जाता है जबकि वो बैलेट पेपर फाइनल हो गया, है ना, प्रत्याशी फाइनल हो गए, स्क्रूटनी के बाद जो बचे मैदान में नाम वापसी के बाद, तब जो है उसको भेजा जाता है। तो आप इतना देखे हैं प्रक्रिया, तो क्या उसमें जैसे विरोधी दलों लोगों का कहना है कि उसमें चिप है, छेड़छाड़ किया जा सकता है, या क्या किया जाता है, या पारदर्शिता नहीं है, ऐसा कुछ आता है क्या देखने में? देखिए, हम जो हैं सरकारी माने अभी शासकीय दल के हम प्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, तो मेरी बात को तो विरोधी दल जो सुनेंगे निश्चित रूप से नकारेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि EVM में कोई छेड़छाड़ अगर करता है तो EVM लॉक हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि हैक करने का कोई उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप हैक करें, वो ब्लूटूथ से या किसी भी माध्यम से आप हैक कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी गलत ढंग से छेड़छाड़ किए तो वो सील बंद हो जाता है और फिर खुलेगा तभी जबकि उसके इंजीनियर आएंगे तभी खोलेंगे। देखिए, आपको याद होगा कि अभी ये 2 साल पहले चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को बुलाया दिल्ली विधानसभा में। उसके एक आपके आम आदमी पार्टी के एक विधायक, संभवतः सौरभ भारद्वाज नाम था उनका, उन्होंने एक डमी ला करके और ये कहा कि मैं तो 5 मिनट में पूरे देश का जो है EVM हैक कर लूँगा। लेकिन जब चुनाव आयोग ने और उसके उन्होंने चैलेंज किया और सबको बुलाया कि आप आइए और मीडिया के सामने आप करके दिखाइए, तो देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि कोई नहीं पहुंचा वहाँ, एक व्यक्ति नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि जो एक विधानसभा जैसे पवित्र जगह में बैठ करके जो ढपोर संखी का काम किए सौरभ भारद्वाज, वो भी नहीं गए। अब इससे बड़ी लज्जा की बात क्या होगी कि आज भी अगर विपक्षी दल कहता है कि हैक हो गया, जैसे अभी के शुरू हो गया है, आपको उदित राज ने कह दिया कि पुष्पम प्रिया ने कहा, दिग्विजय सिंह ने कहा, राजद की तरफ से कहना शुरू हो गया, तो ये तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। आप को जब बुलाया जाता है, चुनाव आयोग कहता है कि आके आप साबित कीजिए, तो आप वहाँ नहीं जाते हैं। चाहे ऐसे भी छोटे छोटे जिलों में, जैसे कि आप यहाँ सिवान में देख रहे हैं, यहाँ भी बुलाया जाता है प्रतिनिधियों को, तो नहीं जाते हैं, उसकी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और बाद में आरोप लगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी ही हम आपको बताएं, हम नोडल अफसर थे या जिला उप निर्वाचन अधिकारी हैं अनिल तिवारी जी, वो हमको फ़ोन करते थे कि संजीव जी थोड़ा उन लोगों को भी बोल दीजिएगा। हम तो बोले हैं, अभी बोल दीजिएगा। मैं राजद वालों को भी बोलता था, कांग्रेस वालों को भी बोलता था, अन्य पार्टियों को भी मैं कहता था कि आप लोग आ जाइए, लेकिन उनमें उतनी इच्छा थी ही नहीं इसको आने की। तो
दो बातें हो सकती है, या तो आप जानना नहीं चाहते हैं, या आप एक बहाना तलाशते हैं कि भाई हम इसके बाद जो है आप पर आरोप लगाएंगे, इसलिए हम वहाँ नहीं आ रहे हैं। आपने देखा कि संजीव जी ने कितने विस्तार से बताया कि ये ईवीएम जो है ये कितना सुचारू रूप से और कितना बढ़िया से ये चल सकता है और इसमें किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो जो ईवीएम पर वोट दिए हैं वो केवल आप यही नहीं समझ जाएं कि उसको केवल स्ट्रांग रूम से उठा के ला के रखा गया है। उसके पहले तकरीबन 90 दिन से 100 दिनों पहले उसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तब ये आपके बूथ तक पहुंचता है और आप वोट देते हैं। और ये 100% जो है वो निष्पक्ष है, पारदर्शी है, इसमें किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। संजीव प्रकाश जी, आपने ईवीएम के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके सभी श्रोताओं को भी, और आपने मुझे समय दिया, एक छोटे कार्यकर्ता को अपने मंच दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।